हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी लैंड। चलिए शुरू करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो व्हाट इज़ मैटर? मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब क्या है? मैटर का मतलब क्या है? मैटर मतलब कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास और वॉल्यूम हो। मास एंड वॉल्यूम, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मास है एंड वॉल्यूम है, उसे हम मैटर बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं हमारे सराउंडिंग में क्या कौन कौन सा मैटर होता है। मैटर को थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं अभी कि मैटर बेसिकली होता क्या है। सो एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर्स। तो जब जब भी हम सराउंडिंग में देखेंगे तो हमको कई टाइप की चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग शेप की, साइज़ की और टेक्सचर की। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। जो भी हमारे इस यूनिवर्स में बना हुआ है वो किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ है, और उसी बेसिक मटेरियल को साइंटिस्ट ने अपनी लैंग्वेज में बोल दिया है मैटर। ओके, तो ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, साइंटिस्ट ने इसको मैटर बोल दिया है। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। तो सारी चीज़ें जो भी मटेरियल हैं, जो भी हम आसपास देख रहे हैं, वो सब क्या है? साइंटिफिक लैंग्वेज में मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. तो फिर साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया किसी भी चीज़ को मैटर बोलने के लिए? उन्होंने डिसाइड किया कि हम कोई किसी भी चीज़ को मैटर जब बोलेंगे, जब वो दो चीज़ को फॉलो करेगी, यानी कि उसमें दो चीज़ होंगी। एक तो अगर वो स्पेस ले, यानी किसी जगह को वो फिल करे, और उसमें मास हो। मास को आप वजन से ही रिलेट कर दीजिए। अगर बिना ग्रेविटेशन वाली जगह पे हम किसी चीज़ को ले जाएं, तब उसमें जितना वजन आएगा उसको उस मैटर का मास बोलते हैं। ओके, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जब से स्टार्टिंग हुई है, ह्यूमन बींग थोड़ी भी नॉलेज उनमें आई है, तब से वो अपने सराउंडिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अर्ली इंडियन जो स्टार्टिंग में जो इंडियन फिलोसोफर से, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया पंच तत्व के रूप में। उसमें क्या क्या आता था? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू डैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो जो भी चीज़ें लिविंग नॉन लिविंग सभी नहीं पंच तत्व से मिलकर बनी होती है। एंड एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और जो ग्रीक फिलोसोफर थे वो भी बिल्कुल सिमिलर क्लासिफिकेशन पर ही पहुंचे मैटर के। अब ये तो हुए अर्ली टाइम की बात। अब मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। तो आज के जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न डे साइंटिस्ट, उन्होंने मैटर को दो टाइप में क्लासिफाई किया है। किस चीज़ के बेसिस पे? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। वो हम देखेंगे कौन से वो दो टाइप हैं मैटर के। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। तो यह चैप्टर सिर्फ हमें इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ चैप्टर मैटर ही पढ़नी है बस। तो इस चैप्टर हम पूरा अपना फिजिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की वही देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मेन अपना चैप्टर। सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है? सबसे पहला तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है कि मैटर बना हुआ है पार्टिकल से। वो हम देखते हैं कैसे। पार्टिकल्स क्या? छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे उनकी यूनिट्स हैं जिनको पार्टिकल बोल दिया है, उससे मिला हुआ है मैटर। तो इसके लिए किया गया है, दो स्कूल में ही दो ग्रुप बना दिए हैं। अब जो हम नीचे देखेंगे इसमें एक एक्टिविटी है, उसमें स्कूल में दो ग्रुप बना दिए हैं। तो उसमें से एक ग्रुप तो बिलीव करता है कि मैटर एक कंटिन्यूस ब्लॉक है, जैसे कि एक लकड़ी का कट्ठा होता है, लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, उसे बोलते हैं वैसे। और दूसरा ग्रुप मानता है कि जो मैटर है वो सैंड के जैसे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसकी तरह है। ओके, तो हमें भी एक्टिविटी के थ्रू देखना है और पता लगाना है कि मैटर बेसिकली है क्या है, ये कंटिन्यूस है या पार्टिकुलेट है। ओके, सो एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी है कि 100 ml ऑफ बीकर में उन्होंने
या तो सॉल्ट डाल दीजिए या शुगर डाल दीजिए। ओके, फिर उसको उस बीकर में पानी डलाए उसमें घोल दीजिए, और फिर उसके बाद हम उनको चेक करना है वाटर का लेवल। दो चीज़ें चेक करनी है, एक तो वाटर का लेवल चेंज होता है या थोड़ी देर बाद उसमें सॉल्ट के साथ क्या होता है वो चीज़ें चेक करनी है। सो जब उन्होंने सॉल्ट को पानी में घोला तो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट जो थे वो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के अंदर मिक्स हो गए और पानी का लेवल चेंज नहीं हुआ। यानी कि सॉल्ट भी उसमें घुल गया पर पानी का लेवल नहीं गया। तो उन्होंने सोचा पार्टिकल जो सॉल्ट के हमने डाले थे इसके अंदर वो कहाँ गए। वो कहीं नहीं गए दोस्तों, वो गए जो पानी के पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस था उसके अंदर चले गए। इससे ये पता लगा कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है और उनके अंदर होते हैं स्पेस। ओके, तो अब ये तो पता चल गया कि पार्टिकल से बना हुआ है मैटर, पर ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं उसके लिए दूसरी एक्टिविटी है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स। उस अब ये दूसरी एक्टिविटी में क्या है, इसमें 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लिए जो कि 100 ml ऑफ बीकर में सबसे पहले डाला। ठीक है, फिर उस 100 ml बीकर में जो पोटेशियम परमैंगनेट डाला हुआ था फिर उसको अच्छे से घोला और वो पूरा पिंक हो गया। फिर इसी 100 ml बीकर में से एक चम्मच जिसमें 10 ml लिक्विड आ जाए उसको दूसरे बीकर में, पानी के बीकर में डाला और उसको घोला। ऐसे ही रिपीट करते गए। तो इसको देखा कि करीब थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स ने काफ़ी बड़े अमाउंट ऑफ पानी को कलर कर दिया था। यानी कि पार्टिकल का साइज़ हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटा है। So the experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water। तो इस एक्सपेरिमेंट में बताया कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल से कलर हो सकता है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो इससे हमें पता लगा कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हो सकते हैं सिर्फ एक ही क्रिस्टल के अंदर। किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के। विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। ओके, द सेम एक्टिविटी कैन बी डन बाई यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल। इसको आप घर पे भी कर सकते हैं। डिटॉल के साथ मग्गे में डालिए और जब तक उसकी खुशबू आती रहे डाइल्यूट करते रहिए। सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सो ये तो हुआ, हमको पता चल गया कि मैटर जो है पार्टिकल से बना है। अब ये पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी क्या गुणवत्ताएँ, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसा कि हमने अभी पहले किया था एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में कि शुगर को या सॉल्ट को या डिटॉल को या पोटेशियम परमैंगनेट को जब हमने पानी में डाला तो वो इवनली मिक्स हो गया, पानी का लेवल भी चेंज नहीं हुआ। तो वो शुगर सॉल्ट गए कहाँ? वो गए पानी के पार्टिकल्स के स्पेसिस के अंदर। Similarly, when we make tea, coffee, lemonade, particles of one type of matter get into the spaces between particles of other। देखिए वो आगे लाइन। Similarly, सेम तरह से when we make tea, coffee, lemonade या नींबू पानी, particles of one type of matter। तो क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर इस हमारी इस एक्टिविटी में वन टाइप ऑफ मैटर मतलब सॉल्ट, वो कहाँ चले गए? गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। कौन सा अदर? वाटर के पार्टिकल्स के अंदर चले गए। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे पता चलता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर में काफ़ी स्पेस होती है उनके बीच में। अभी इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स की? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। जैसे कि एक्टिविटी 1.3 में उन्होंने बताया है कि एक अपन अगरबत्ती लीजिए, उसको एक क्लास के कोने में बिना जलाए हुए रख दीजिए और तब उसकी खुशबू सूंघिए और उसको जलाने के बाद उसकी खुशबू सूंघिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? एक तो ये एक्टिविटी है, उसमें हमें पता चलेगा कि जलाने के बाद हमें ज़्यादा खुशबू आएगी। सेकंड एक्टिविटी है 1.4 में कि उन्होंने जो गिलास है उसमें पानी डाला है और उसमें थोड़ी सी इंक डाल दी है और उसको देखना है कि कितनी देर में वो इवनली स्प्रेड हो जाती है पूरे के पूरे बीकर में घुल के कलर आ जाता है, ये देखना है। और एक्टिविटी 1.5 है, उसमें बताया है कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट को हॉट वाटर में
और कोल्ड वाटर दोनों में अलग अलग डालना है और उनको स्टिर नहीं करना है, खुद ही उनको देखना है कितनी देर में वो आपस में घुल जाएंगे। सो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। तो इन तीनों ही एक्टिविटी से हमको पता क्या चलता है, तो इन तीनों एक्टिविटी से हमको पता चलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जब हमने अगरबत्ती को जलाया, जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह इन सबको या इंक को पानी में डाला तो और वो थोड़ी देर बाद अपने पूरे के पूरे उसमें फैल गए, तो बिना हमारे उनको स्टिर किए हुए, बिना उसको घोले हुए, तो इससे हमें पता चला कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग हैं, वो अपने आप ही उसमें घूम रहे हैं, चल रहे हैं। दैट इज़ द पजेज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उनके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक मतलब काइनेसिस, काइनेसिस मतलब मूविंग। तो कोई भी एनर्जी जो कि किसी भी चीज़ में मूवमेंट की वजह से होती है उसे बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है पार्टिकल्स और भी ज़्यादा तेज़ मूव करने लगते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उनकी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जितना ज़्यादा मूवमेंट उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। जो हम देख चुके हैं, हमने उनको स्टिर नहीं किया था फिर भी वो आपस में घुल गए थे। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। ऐसा उनमें इसलिए होता है क्योंकि वो आपस में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और वो एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। ये भी हमको पता है कि पार्टिकल्स में स्पेस होता है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स between each other is called diffusion. We also observe that on heating diffusion become faster. अब देखिए बेसिकली डिफ्यूजन हो क्यों रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल किस में, एक पार्टिकल के स्पेस का एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, और वो किस वजह से होता है, मूवमेंट की वजह से। मूवमेंट होती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डिपेंड किस पे है, टेम्परेचर पे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स तेज़ तेज़ घूमेंगे, तेज़ तेज़ घूमेंगे, तेज़ तेज़ घुलेंगे, यानी कि तेज़ घुलेंगे तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम हीटिंग करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डिफ्यूजन भी तेज़ होगा। सो ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी है, इन्होंने एक ग्रुप बनाया है 4-5 लोगों का, और पहले ग्रुप को बोला है कि आपस में एक दूसरे की आर्म लॉक, मतलब कंधे से कंधे लॉक करके एकदम से टाइट जकड़ के खड़े हो जाए। और सेकंड ग्रुप को बोला है कि सिर्फ अपने हाथों को पकड़ के खड़े हों। थर्ड ग्रुप को बोला है कि एक चेन बनाए आपस में सिर्फ एक दूसरे को टच करते हुए, यानी कि होल्ड नहीं करना है तेज, सिर्फ फिंगर टिप्स से एक दूसरे को टच करना है। अब फोर्थ ग्रुप को बोला है कि इन सब स्टूडेंट्स के बीच में भागना है और इनको अलग अलग करना है। तो आप खुद ही सोचिए कि सबसे पहले कौन अलग हो जाएगा। और हमको कंसिडर करना है कि ये चारों पांचों जो स्टूडेंट्स जिनको हमने खड़े होने के लिए बोला है वो है पार्टिकल्स। ओके, ये पूरा एक मैटर है, ये सिंगल पार्टिकल्स हैं, और ये जो हाथ पकड़े हुए हैं ये इनके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है। ओके, सो हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि द अबव 3 एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ से हमें पता चलता है कि सजेस्ट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। सो जो पार्टिकल्स हैं वो उनके आपस में एक फोर्स होता है जो उनको आपस में पकड़े हुए रखता है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। हर एक टाइप के मैटर में इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होता है। जैसे कि लोहे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, रबड़ बैंड में थोड़ा कम होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं, ये हमारी हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। अब हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। सो अब हमारी अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की कि स्टेट्स, किस किस स्टेट में मैटर रह सकता है।
ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, अपने आसपास में कई डिफरेंट टाइप के मैटर को देखें। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, क्या क्या इनकी अलग अलग स्टेट्स हैं जिनमें ये हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सबको पता है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये किस वजह से है, बेसिकली हमको पता है कि पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी की वजह से ही मैटर पे प्रॉपर्टी आती है। तो जैसी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होगी वैसी मैटर की प्रॉपर्टी होगी। तो पार्टिकल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होने की वजह से ही मैटर की अलग अलग प्रॉपर्टी है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। अब हम डिटेल में देखते हैं कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट की अलग अलग क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो पहली एक्टिविटी इनकी 1.9 में कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: अ पेन, अ बुक, अ निडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। एक बुक और सुई, ये सब इकट्ठा करना है। स्केच द शेप ऑफ द अबव पार्टिकल्स इन योर नोटबुक, सबको स्केच करना है अपनी नोटबुक में। डू ऑल दिस एट डेफिनेट शेप, सबकी शेप का पता लगाना है। व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप, क्या होगा अगर हम सबको हथौड़े से कूटें, फेंकें या गिराएं। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, अगर हम इनको एक दूसरे में मिलाएं तो क्या मिल पाएंगे, डिफ्यूजन हो पाएगा इनमें। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, इनको कंप्रेस करके चेक करिए क्या ये कंप्रेस हो पा रहे हैं। अब इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है वो हम देखते हैं। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, जितने भी हमने ऊपर देखा, बुक, निडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक, वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सॉलिड के। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डिफाइनाइट शेप, जब हमने इनको ड्रॉप किया तो इनकी कोई ना कोई डिफाइनाइट शेप आई। बुक को किया तो उसका रेक्टेंगल, या निडल को कोई ना कोई इनकी शेप आई जिनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम है। दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और जब हमने इनको कंप्रेस करके चेक किया तो ये नहीं दबे, यानी कि इनकी बहुत ही कम नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप हाईलाइट करते जाएं। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, डिफाइनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, फिक्स्ड वॉल्यूम, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स, जब उन पे आउटसाइड फोर्स डाला जाए तो वो अपने शेप को एक जैसा रखने की कोशिश करते हैं। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, वो टूट सकते हैं पर अपना शेप चेंज नहीं होंगे, और इस प्रॉपर्टी की बोलते हैं रिजिडिटी। सो दैट दे आर रिजिड, यानी कि उनका शेप चेंज नहीं किया जा सकता, भले ही वो टूट जाए। कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट रबर बैंड, रबर बैंड भी सॉलिड है, ओके। एंड शुगर, सॉल्ट, तो ये बोल रहे हैं कि रबर बैंड भी तो सॉलिड है, यानी कि जो हमारी जो रबड़ आती है वो भी तो सॉलिड है, क्या उसका भी तो शेप चेंज होता है। इज इट अ सॉलिड, तो पूछ रहे हैं क्या ये भी सॉलिड है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, जब हम इसको किसी डिब्बे में भरते हैं तो शुगर और सॉल्ट का भी तो शेप चेंज होता है, तो ये इनकी रिजिडिटी कहाँ गई। व्हाट अबाउट स्पंज, स्पंज को हम जब दबाते हैं तो ये गैस तो दिखती नहीं है, लिक्विड भी नहीं है तो सॉलिड ही, तो ये कंप्रेस कैसे हो जाता है। तो देखते हैं क्या है इसका। ऑल द अबव आर सॉलिड एज, ये भी सॉलिड ही हैं, कैसे। रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। रबर बैंड का भी शेप सेम ही रहता है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, पर जब उसको हम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो वो अपना ओरिजिनल फोर्स पे आ जाता है, और अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। that is it is rigid, the shape of each individual of sugar or salt crystal remain fixed। जब हम शुगर के, हमने उसको जार में तो डाल दिया, शुगर और शक्कर या नमक को जार में तो डाल दिया और उसका शेप आ गया, लेकिन वो उसकी सॉलिड, उसके शेप को नहीं बदलता है। अगर हम उसमें से शुगर के एक पार्टिकल को लें, शुगर का एक दाना लें, तो आप देखेंगे कि शुगर का पार्टिकल हमारे हाथ पर भी सेम शेप का था और डिब्बे के अंदर भी सेम शेप का है, ओके। और जब स्पंज की यानी कि वो भी सॉलिड है, और जब स्पंज को हम देखेंगे, स्पंज हैज़ माइन्यूट होल्स, स्पंज के अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं जिसकी वजह से उसमें अंदर एयर भर जाती है, और जब हम उसको दबाते हैं तो वो एयर बाहर चली जाती है, इसकी वजह से हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं। पर हम जैसे ही उसको कंप्रेस करके छोड़ेंगे उसका भी शेप वैसे ही हो जाएगा। सो दीज ऑल आर सॉलिड। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट। कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, milk, juice, a cold drink, containers of different shapes।
यानी कि ये अलग अलग चीज़ें जो लिक्विड हैं उनको अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करिए, वाटर को, तेल को, दूध को, ये सब कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप के कंटेनर लिए, पुट अ 50 ml मार्क, सब पे 50 ml मार्क लगाइए। व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड आर स्प्लिट ऑन फ्लोर, फ्लोर पर डाल दिए जाएँ, फैला दिए जाएँ, क्या होगा। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन सेम, डज द शेप द लिक्विड। तो अब हमको लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि अगर हम इसको फैलाएं तो इसका वॉल्यूम वगैरह देखना है, वो चेंज होगा या नहीं होगा। इस एक्टिविटी को करने के बाद हमको पता लगा कि वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। जब हम उसको पानी की बोतल में डालेंगे तो उसका शेप आ जाएगा, गिलास में डालेंगे तो उसका शेप आ जाएगा। तो इससे हमें पता लगा कि लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, पर फिक्स वॉल्यूम होता है। यानी कि 5 लीटर पानी को हम सिर्फ 5 लीटर वाली बोतल में डाल सकते हैं, 5 लीटर वाले भगोने में डाल सकते हैं, पर उसका शेप भले ही भगोने का हो जाए या बोतल का हो जाए, पर उसका जो 5 लीटर है वो 5 लीटर ही रहेगा दोनों में। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ओके, कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें भी हम उसको डालेंगे। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड्स फ्लो होते हैं और शेप चेंज करते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो इस वजह और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। और लिक्विड शो करते हैं फ्लूइड नेचर, रिजिड नेचर नहीं होता लिक्विड्स का। फ्लूइडिटी क्या होती है, फ्लो करना किसी चीज़ का और उसका शेप चेंज करना, इसको बोलते हैं फ्लूइड नेचर। रिफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। 1.4 और 1.5 में हमने देखा एक्टिविटी में कि जो सॉलिड होते हैं और लिक्विड होते हैं, यानी कि सॉलिड कैसे, जो नमक शक्कर है जो वो हमने देखा जो पानी में घुल रहे थे, यानी कि वो डिफ्यूज़ हो रहे थे आपस में। पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड था, उसको हमने डाला तो वो भी लिक्विड में डिफ्यूज़ हो रहा था, यानी कि घुल रहा था, मिल रहा था। सो द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। जो गैसेज होती हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वो भी वाटर में डिफ्यूज़ होती हैं, समंदर में, नदियों में, इन सब जगह। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और बेसिकली हमारा फोकस रहेगा, देखिए एटमॉस्फेयर में तो सारी ही एयर होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन, और हमारे लिए या ऑर्गेनिम्स के लिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हम उन पर ध्यान दे रहे हैं। और ये एसेंशियल हैं सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो पानी में घुल जाती हैं, डिफ्यूज़न हो जाता है, और ये एसेंशियल हैं एक्वेटिक प्लांट और एनिमल के ज़िंदा रहने के लिए। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। सबको ब्रीदिंग करना है जिंदा रहने के लिए। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। और यह एक्वेटिक एनिमल्स सिर्फ इसीलिए कर पाते हैं क्यों, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसकी वजह से पानी के अंदर। थस वी कैन मेक कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। तो इससे हमें पता चला, जो हमने ऊपर की एक्टिविटीज़ देखी, और हमको ये भी पता चल गया कि पानी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी डिज़ोल्व रहते हैं। तो इससे हमें पता चला कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सारे ही लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं, पर बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हाईएस्ट देन दैट ऑफ सॉलिड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। क्योंकि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल से काफ़ी कम होता है, तो वो जल्दी मूव कर सकते हैं, जल्दी मूव करेंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जल्दी मूव करेंगे, मूव ज़्यादा करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई तो डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा, इसलिए वो डिज़ोल्व जल्दी होंगे। ओके, सो द पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट से कंपैरिजन करने पर। ओके, सो अब हम देखते हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या है, हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। एक ही सिलेंडर से वो हज़ारों बलून भर देता है, आपने देखा होगा बलून सेलर को। इंक्वायर फ्रॉम हिम, उससे पूछिए कि हाउ मेनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। एक सिलेंडर से वो कितने बलून भर देता है, उससे पूछिए। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, और उससे ये भी पूछिए कि उसके सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। सो टेक 300 ml। तो इसमें उन्होंने किया है कि एक ऐसी इंजेक्शन टाइप की ट्यूब लीजिए और उसमें गैस है, और उसको आगे से बंद कर दीजिए और उसको दबा के देखिए, तो आप उसको क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें
हमको पता लगता है कि वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, कंप्रेसिबल नेचर उनका लिक्विड से भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स का तो वैसे भी काफ़ी कम होता है। एक गैस है एलपीजी, जो हमारे घर के लाल सिलेंडर्स में आती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर, दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग, और द ऑक्सीजन सप्लाइड एट हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज़ कंप्रेस गैस। और जो हॉस्पिटल्स में जो गैस जाती है उसे बोलते हैं कि वो भी कंप्रेस गैस होती है। जो ऑक्सीजन जाती है हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर में, उसको भी कंप्रेस करके रखा जाता है। सो द compressed नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। सीएनजी भी व्हीकल्स में यूज हो रही है, compressed नेचुरल गैस, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी। हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। गैस का लार्ज वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, अगर एक कमरे में गैस भरी हुई है और उसको अगर पूरी को पिस्टन से दबा के एक सिलेंडर में भरें, तो देखिए कितना ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम एक सिलेंडर में आने के बाद जितना हम उसको दबाएंगे तो उसके पार्टिकल्स जो हैं आपस में आएंगे, आपस में आते जाएंगे तो जो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और एक छोटे से सिलेंडर में आ जाएगी, और उसको हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे ईजीली सिलेंडर्स में। वी कम टू नो ऑफ दैट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीच आवर नोस्ट्रिल्स। हम किसी भी खाने जो हमारे किचन बन रहा होता है, सिर्फ हमारी नोस्ट्रिल्स में जो खुशबू जाती है उससे पता चल जाता है कि हमारे किचन में क्या बन रहा है। हाउ डज द स्मेल रीच अस? यह स्मेल हमारे नाक तक कैसे आती है? द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। सो द पार्टिकल्स हैं जो फूड फूड जो कुक हो रहा है उसका जो वॉलेटाइल हो गए, जो एवापोरेट हो गए, जो फूड हमारा बन रहा है किचन में, वो उसका पार्टिकल्स निकल के हमारे जो किससे मिक्स हो जाता है विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, जो हमारे रूम में एयर है उससे मिक्स हो जाता है और डिफ्यूज होते 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 हमारी नाक तक आ जाता है, रीचेस एंड इवन फार्दर अवे, और घर के बाहर तक भी चला जाता है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीचेज अस इन सेकेंड। जो हॉट फूड होता है वो हमारे पास जल्दी आ जाता है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। और इस रेट को आप सॉलिड और लिक्विड से देखिए, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एयर की ही होती है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेज, सो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज। तो अभी हमको पता है डिफ्यूजन की रेट सबसे ज़्यादा किस में होती है? गैसेज में, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद सॉलिड में। और ये बिल्कुल सब कुछ डिपेंड है पार्टिकल्स में। जितना ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, उतनी ज़्यादा डिफ्यूज़न की रेट। ओके, सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स में स्पेस होता है गैस के में, और उसके बाद में लिक्विड के, उसके बाद सॉलिड में, और यही डिफ्यूज़न का नेचर है, डिफ्यूज़न का भी फ्लो है। सो इन द गैसियस स्टेट, ऊपर का हमने कर लिया के लिए, कुक्ड फूड ड्यू टू हाई स्पीड इन द गैसेस द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो वॉल ऑफ कंटेनर। सो गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है और वो रैंडमली मूव, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी तो होती है, अब उनके बीच में एक्सट्रैक्शन तो है नहीं, तो वो और ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। सो उनके इस रैंडम मूवमेंट की वजह से जब उनको गैस सिलेंडर में कंटेनर में भरा जाता है तो वो एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं किस पे? कंटेनर की बॉल में। उसी को गैसियस प्रेशर बोलते हैं, वो अभी इसमें है नहीं, बट आप समझिए कि गैस पे प्रेशर लगता है। इस डायग्राम में भी देखिए कि सॉलिड जो है उसमें पार्टिकल्स कितने पास पास हैं, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे और पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी कम स्पेस है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, जब इससे हम ये भी देख सकते हैं कि जब हमने इस लिक्विड के बीच में देखिए कितना स्पेस है, जब हम इसमें शक्कर डालेंगे तो वो इसी स्पेस के बीच में रह जाता है और पानी का लेवल चेंज नहीं होता है। ये हमारी एक्टिविटी जो स्टार्टिंग में थी उसको हम यहाँ भी समझ सकते हैं। गैस के बीच में और भी ज़्यादा स्पेस है। सो ABC शो द मैग्नीफाइड सिमेट्रिक पिक्चर्स ऑफ दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। जितना ज़्यादा स्पेस पार्टिकल्स के बीच में, उतनी ज़्यादा रैंडम मोशन, सब में मोशन हो रही है, काइनेटिक एनर्जी सारे पार्टिकल्स के बीच में, पर सबसे ज़्यादा किस में? गैस के में। तो चलिए अब हम देखते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या वह अपनी अवस्था को चेंज कर सकता है? क्या वह अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई एक मैटर जा सकता है? सो वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर।
तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि वाटर तीनों ही स्टेट में रहता है। जब वो सॉलिड की तरह होता है तो वो आइस की फॉर्म में होता है, और जब वो लिक्विड स्टेट में होता है तो वो वाटर की फॉर्म में होता है, और जब वो गैसियस स्टेट में होता है तो वाटर पेपर भाप के जैसे होता है। व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? मैटर के अंदर क्या होता है जब यह डिफरेंट चेंज होते हैं एक ही स्टेट में, उनकी स्टेट में। व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? पार्टिकल्स ऑफ मैटर के साथ क्या होता है इन डिफरेंट स्टेट्स में? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? यह चेंज ऑफ स्टेट कैसे होता है? वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये सारी क्वेश्चंस के आंसर हम अब देखेंगे। तो ये पहले छोटी सी एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या किया है, पहले तो आप फिगर ए में देखेंगे। इसमें क्या किया है, बीकर में आइस को डाल दिया गया है और उसको हीट दे के कन्वर्ट किया गया है पानी में, यानी कि कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर। और सेकंड में किया गया है वाटर को वाटर वेपर में, उसको और ज़्यादा हीट करके। तो इस एक्टिविटी से हमको पता क्या चलता है वो हम देखते हैं। बेसिकली इस एक्टिविटी से हमको चलिए एक्टिविटी में क्या है, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम पे हीट करना स्टार्ट करिए। टेम्परेचर को नोट करिए जब आइस मेल्ट स्टार्ट होना शुरू हुई है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। उसके बाद उस टेम्परेचर को नोट करिए जब सारा का सारा बर्फ पानी में बदल चुका है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। सारी ऑब्जर्वेशन को कॉपी में नोट करिए। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट व्हाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब पानी को तब तक स्टर करिए, उसको जब तक घुमाइए बीकर में जब तक वो बॉयल होना स्टार्ट ना हो जाए। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। जब तक कि अधिकतर पानी भाप में ना बदल जाए तब तक उसको देखते रहिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। अब जो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में पानी का जो कन्वर्जन हुआ है उसको ऑब्जर्व करिए, उसको नोट करिए। ये तो हमारी एक्टिविटी। अब हम देखते हैं इससे हमें पता क्या चला। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स का टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। तो जो पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। ये हम देख चुके हैं डिफ्यूजन वाले टॉपिक में, इसी चैप्टर के। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स का मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाता है और वो बहुत तेज स्पीड से मूव करने लगते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो एनर्जी हमने बीकर को हीट करके दी थी वो कहाँ गई, वो पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में गई। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। पार्टिकल्स जब अट्रैक्टेड से एक दूसरे से, तो वो एक रेगुलर पैटर्न में, हमको पता है सॉलिड्स का एक रेगुलर पैटर्न होता है, रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं वो, तो वो उस पैटर्न को छोड़कर, अपनी जो फिक्स्ड पोजीशन को छोड़कर फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid। एक पॉइंट आता है, एक स्टेज आती है जबकि सॉलिड मेल्ट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। तो उस मिनिमम टेम्परेचर पर तब यह होता है कि क्या, जब सॉलिड लिक्विड में बदलना चालू होता है, और उस मिनिमम टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड, उस पर्टिकुलर लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट। और ये नोट करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर, अर्थ की सरफेस का जो प्रेशर है उस पर, हाइट पे नहीं, डेप्थ पे नहीं, पानी के अंदर नहीं, ओके, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो मेल्टिंग पॉइंट को हम एक और नज़रिए से देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा किसी सॉलिड का उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके पार्टिकल्स के बीच में, और इसका उल्टा भी बिल्कुल सही होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.15 केल्विन। केल्विन देखिए एक टेम्परेचर की यूनिट है, जैसे कि डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसी तरह से केल्विन भी 0 डिग्री सेल्सियस को 273.15 केल्विन के बराबर माना जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। इस प्रोसेस को, सॉलिड का लिक्विड में बदलना,
हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूज़न। ओके, तो ये है हमारी फ्यूज़न की डेफिनेशन। फ्यूज़न क्या होता है? When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? अगर आपने एक्टिविटी सही से की होगी, आपने पानी को, बर्फ़ को अच्छे से गर्म किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जब वह जस्ट मेल्ट होना चालू ही हुई है, तब पानी का टेम्परेचर और बर्फ़ का टेम्परेचर लगभग बराबर ही रहता है। फिर भी अलग अलग दो स्टेट हमें कैसे मिल जाती हैं, और जो अलग अलग स्टेट दो एक ही कॉमन टेम्परेचर पर कैसे मिलती है? एनर्जी तो हमने बीकर से दी थी, बर्फ़ भी कन्वर्ट हो गई पानी में, तो फिर जो हीट जो हमने बीकर से दे रहे थे, जो आग लगाई थी, वो एनर्जी कहाँ गई? देखिए, वो एनर्जी पानी जब बर्फ़ होती है, बर्फ़ में पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर, पार्टिकल्स बहुत अच्छे से अट्रैक्टेड होते हैं, उसको ओवरकम करने में जाती है, उसको अट्रैक्शन को तोड़ने में जाती है। ओके, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग that the temperature of the system does not change after the melting point is reached। ठीक है, जब मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं तो सिस्टम का जो क्या है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सिस्टम का क्या मतलब कि ये हमारा बीकर है और इसमें डले हैं हमारे आइस क्यूब, ये आइस क्यूब है, और इधर ही थोड़ा सा जब ये मेल्ट स्टार्ट होना हुआ, इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हुई, तो ये बीकर में पानी आ गया। जस्ट हम मेल्टिंग पॉइंट पर देखेंगे तो हम जब टेम्परेचर डालेंगे दोनों बीकर में, तो दोनों का ही टेम्परेचर लगभग इक्वल आ रहा है। इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। पर हमने ए बीकर को, यानी कि इस बीकर को हीट तो किया था, तो वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी गई इस बर्फ़ के जो आइस क्यूब के बीच में जो पार्टिकल्स हैं, जो कॉम्पैक्टली अरेंज थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ज़्यादा था, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, और जो यही आइस क्यूब के पार्टिकल्स आपस में फिर टूट गए और पानी के फॉर्म में आ गए। तो ये एनर्जी जाती है यहाँ। दिस हैपन्स इवन थ्रू, ये तब भी होता है जब हम इस हीटर को और ज़्यादा गर्म करें। दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, जब हम अपनी हीट सप्लाई को कंटिन्यू रखते हैं। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द, यह हीट कहाँ जाती है? चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो अब हमको आंसर मिल गया है कि वो हीट जाती कहाँ है बेसिकली। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। बेसिकली ये हीट हमारी जाती है, दिस हीट gets used up in changing the स्टेट को चेंज करने में जाती है। और ये कैसे होता है? बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके। एज द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, जैसे देखिए जिस तरह से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की आइस ने और बिना कि उसके टेम्परेचर को चेंज हुए, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज़ नोन एज लेटेंट हीट। तो इसलिए इसको ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वह हिडन हो गई, जो बीकर के अंदर जो कंटेंट है, यानी कि जो बर्फ़ है, उसके अंदर छुप गई वो हीट। पर वो छुपी कहाँ? पार्टिकल्स को ओवरकम करने में। इसलिए इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। सो द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो हीट एनर्जी, लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। 1 kg ऑफ सॉलिड को जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है लिक्विड में बदलने के लिए, किस पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। उसे कहते हैं लेटेंट हीट। फ्यूज़न क्यों? क्योंकि हम सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी अभी हम देखेंगे, ओके, लेकिन यहाँ पे हम सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, पार्टिकल्स ऑफ वाटर थे वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। ओके, सो दोनों की दोनों
क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स मोर फ्रीली होते हैं, हमें पता है, इसलिए वो ज़्यादा कंपेरिजन टू आइस उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। अब हम अगर पानी में भी ये हीट एनर्जी सप्लाई करें तो जो पार्टिकल्स हैं वो और भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हीट एनर्जी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होती है। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिसमें लिक्विड के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में टूट जाएगा और वह कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। और इस पॉइंट को बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फेनोमिना। बॉइलिंग क्या है? बल्क फेनोमिना है, यानी कि पूरे के पूरे ग्रुप में होता है ये। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। पार्टिकल्स जो होंगे वो पूरी की पूरी लेयर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होगी वेपर स्टेट में। पानी के लिए क्या है? फॉर वाटर दिस टेम्परेचर है 373 केल्विन। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, इसलिए 273 प्लस 100 373 केल्विन पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। सो कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं? देखिए सेम है जैसे कि हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था, उसी तरह से इसको करना है। अमाउंट ऑफ 1 kg ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इन वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सेम ही है। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पार्टिकल्स इन स्टीम that is water vapor at 373 Kelvin have more energy than water at same temperature। ये भी सही है। इसमें और ज़्यादा फ्री होगा ये मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में, काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा हो गई तो वो मूव भी ज़्यादा करेंगे। दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट के फॉर्म में उनको और ज़्यादा एनर्जी मिल गई, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई गैसियस स्टेट में। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि टेम्परेचर चेंज करने पर स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए सॉलिड स्टेट को लिख, अब इसको छोटा सा जो चार्ट है, ग्राफ है, जो भी है, इसको देखिए। सॉलिड स्टेट को जैसे ही हमने हीट किया किसी भी मैटर के, तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, और जब लिक्विड स्टेट को हीट किया तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। इसका उल्टा भी उतना ही सही होगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वह पार्टिकल्स ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी टेम्परेचर कम करने पर, तो वो पास पास आएंगे, उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उनकी स्टेट चेंज होगी। गैसियस स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में आएंगे, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat। हीट की एप्लीकेशन से हमने चेंज ऑफ स्टेट होना देख लिया, बट there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa। पर कुछ ऐसे भी मैटर हैं जो कि डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाते हैं, लिक्विड स्टेट में ना जाते हुए, और उसका उल्टा, जैसे कि डायरेक्ट गैसेस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आते हैं पर लिक्विड स्टेट में नहीं जाते, लिक्विड स्टेट शो नहीं करते विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ऐसे भी कुछ होते हैं, जैसे कि घर में हमने देखे हैं पूजा पाठ में कपूर को हम देखते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए इस एक्टिविटी को देखते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है, उन्होंने एक प्लेट ली है, प्लेट में उन्होंने कपूर डाल दिया है और कपूर को पूरा सील पैक कर दिया है फनल से, और उसको गर्म करना चालू किया है। तो वह देखते क्या है, नाउ हीट स्लोली व्हाट डू यू इन्फर। अब इस एक्टिविटी से हमको पता क्या चलता है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यह पर्टिकुलर टाइप की प्रोसेस, स्पेशल टाइप की प्रोसेस जिसमें कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। और इसकी उल्टी प्रोसेस क्या, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस, अगर गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो उसे बोलेंगे डिपोजिशन। सब्लिमेशन और डिपोजिशन एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस है। ओके, अगर सॉलिड को गैस में कन्वर्ट होना जैसे कि कपूर का होता है तो और हो गया वो सब्लिमेशन। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर हम देखते हैं।
स्टेट ऑफ मैटर के चेंज होने पे। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो बेसिकली हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, क्या समझ लिया है कि जो डिफरेंस होता है इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर वो किस वजह से होता है, वो होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा उनके बीच में डिस्टेंस होगा, उतना ही कम उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो उनकी स्टेट ऑफ मैटर को डिसाइड करेगा। सो व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस। तो आप खुद ही सोचिए, ये डिस्टेंस और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम कैसे कैसे कम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक तो टेम्परेचर देंगे तो वो ज़्यादा होगा, या टेम्परेचर कम कर देंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, या अगर हम उन पर प्रेशर डालें तो वो आपस में बहुत चिपक जाएंगे, यानी कि उसका उनका जो डिस्टेंस है वो कम होगा। तो इससे भी हम स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए प्रेशर से कैसे होती है स्टेट ऑफ मैटर चेंज। मॉलिक्यूल इन सिलेंडर। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक बड़े से सिलेंडर में गैस मॉलिक्यूल भरे हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन गैस को ही भरा है, और उसको कंप्रेस करना चालू कर दिया। गैस को इतना कंप्रेस किया कि वो थर्ड पॉइंट तक आते आते वो ऑक्सीजन लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और जैसे कि इस वाले में लिक्विड O2, इसी का यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में, ओके, ऑक्सीजन सिलेंडर्स में। सो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। प्रेशर को लगाने से और टेम्परेचर कम करने से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही प्रेशर हम लगाएंगे तो पार्टिकल्स का डिस्टेंस कम होगा, और उनका टेम्परेचर कम करेंगे तो पार्टिकल का डिस्टेंस कम होगा, वो आपस में पास आएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और वो एक लिक्विड का गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे और लिक्विड से सॉलिड में। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एग्जांपल है एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में इसको स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 gets converted directly to gaseous state on increasing of pressure to 1 atmosphere। सॉलिड CO2 क्या है, गैस जो हमने जैसे लिक्विड O2 का एग्जांपल लिया, ऐसे ही सॉलिड CO2 है। इसको भी बड़े बड़े सिलेंडर में कंप्रेस करके इतना कंप्रेस कर दिया जाता है कि सॉलिड का एक ट्यूब सा बन के रह जाता है, और यह लिक्विड स्टेट में नहीं आता। यानी कि ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका, सब्लिमेशन की। हमारी क्या उल्टी प्रोसेस थी, उसकी अपोजिट प्रोसेस क्या थी हमारी, डिपोजिशन। तो यह हमारा एग्जांपल हो गया डिपोजिशन का। थस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड गैस। सो इन सब से अब तक हमें क्या पता चला, अब तक हमें पता चला कि प्रेशर और टेम्परेचर दो फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ओके। अभी तक का ये पूरा का पूरा चार्ट है, जो पूरी समरी है वो ये है, वो इन्होंने पूरा इसमें बता दिया है। सारी की सारी प्रोसेसेस जो भी हमने लर्न की हैं अभी तक। अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर देके तो उसे बोलेंगे वेपराइजेशन, और अगर गैस को ठंडा करके या और उस पर प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसे बोलेंगे कंडेंसेशन। अब सॉलिड और गैस को देखते हैं। सॉलिड से अगर डायरेक्टली गैस में कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है जैसे कि कपूर, तो उसे इस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। और अगर गैस से डायरेक्टली कोई चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है जैसे कि सॉलिड CO2, तो उसे बोलेंगे डिपोजिशन। अब सॉलिड और लिक्विड को देखिए। अगर सॉलिड को हम हीट देके लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, तो उसे बोलेंगे फ्यूज़न। और अगर लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। तो ये एक सिंपल सा चार्ट है जिससे हमारी सारी प्रोसेसेस क्लियर हो रही है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 9th पहले इसको क्लियर कर लें। सो अब हमारा है इवापोरेशन। ये भी एक प्रोसेस है, पर यह स्पेशल प्रोसेस है। देखते हैं ये स्पेशल कैसे है, ओके। सो इवापोरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या हमें हमेशा ही, देखिए वैसे तो हमने अभी तक पीछे देखा कि स्टेट ऑफ मैटर किन दो फैक्टर पर डिसाइड है, प्रेशर और टेम्परेचर पर।
पर क्या हमें हमेशा ही हीट और प्रेशर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है किसी मैटर को बदलने के लिए? हम अपनी डेली लाइफ में अगर देखें तो कैन यू क्विट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? ऐसे भी कई हमारे एग्जांपल्स हैं जब लिक्विड का गैस में बदलता है पर उसको हम बॉइलिंग पॉइंट तक हम एक्सटर्नली हम उसको बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचाते, फिर भी उस ऐसा होता है। वाटर वैन लेफ्ट और कवर्ड, ऐसा कब होता है? अगर पानी को आप बिना कवर करे हुए छोड़ दें, स्लोली चेंजेज इनटू वेपर, उसका कुछ ना कुछ अमाउंट कमी होता है। अगर आप गिलास को भी रख देंगे 1-2 दिन तक के लिए तो उसमें कुछ ना कुछ पानी का लेवल कम ही जाता है, पर हम उसको बॉइलिंग पॉइंट तक को गर्म किया नहीं था, 100 डिग्री सेल्सियस तो दिया नहीं था। अगर रूम टेम्परेचर पे भी अगर वो रखा हुआ है फिर भी वो यह पानी कम कैसे हो जाता है? वो गैसेस स्टेट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, जो गीले कपड़े हैं हमारे वो हमारे सूख जाते हैं छत पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो होता नहीं छत पर, फिर भी वो सूख कैसे जाते हैं? यानी कि जो पानी उसमें अंदर था वो गैस में कन्वर्ट कैसे हो गया बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आए। सो व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव 2 एग्जांपल्स, तो कैसा क्या होता है पानी के अंदर इन दोनों ही एग्जांपल्स में, वो हमें देखना है। और यही इवापोरेशन का हमारा बेसिक है। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट, ये हमें पता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो हमेशा मूव करते हैं, कभी भी रेस्ट पे नहीं रहते। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, दीज आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनमें हमेशा कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। चाहे अगर वो सॉलिड भी होगा तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी, थोड़ा बहुत तो मूव करता ही है अपने अंदर। इन द केस ऑफ लिक्विड्स के केस में क्या होता है? अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस। अब देखिए यहाँ से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो चालू हो रहा है। इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, कहाँ पे? एट द सरफेस, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा ही होती है, जो कि एबल होती है फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, जो कि इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आए। तो यह इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है। दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी कि इवापोरेशन क्या है? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, किसी भी टेम्परेचर पर अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम के किसी भी टेम्परेचर पर पानी का गैस में बदलना इवापोरेशन कहलाता है। देखिए होता क्या है, बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि इवापोरेशन सरफेस फेनोमेना। आप मान लीजिए ये कोई बीकर है या कोई गिलास है जो आपने अपने रूम में रखा छोड़ दिया है, ओके, और इसमें भरी है पानी, ये पानी की लेयर मान लीजिए आप। सो हम लेयर ए पे फोकस करते हैं जो कि सरफेस पे, क्योंकि इवापोरेशन सरफेस फेनोमेना है। तो देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है? इन द केस ऑफ लिक्विड, जो हमने हाईलाइट किया इसी को देखिए, इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि इस लेयर में जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो इस ए लेयर में लिक्विड की में जो भी पार्टिकल्स होंगे, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा होगी। तो जो ए लेयर में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसके कारण ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ जाते हैं और ये गैसियस स्टेट में यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आए, बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़्यादा है? देखिए आप लिक्विड जो लेयर ए है उसको देखिए और उसके नीचे वाली लेयर को देखिए, उसके नीचे वाली लेयर को देखेंगे तो उस पर दो जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है। कहाँ कहाँ से आ रहा है? एक तो नीचे वाली लेयर को इसको अट्रैक्ट कर रही है और एक ऊपर वाली लेयर भी इसको चिपका रही है। तो इस पर दो जगह से इस लेयर बी को दो जगह से अट्रैक्शन आ रहा है। एक मिनट मैं इसको क्लियर कर लूँ, ज़्यादा बड़ी हो गई है इंक।
तो इस पर दो जगह से हमारा अट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। पर लेयर ए के ऊपर कोई भी लेयर नहीं है, इसलिए ये ऊपर की साइड से फ्री है, तो ये फ्रीली मूव कर सकती है। इस पर ऊपर की साइड कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बाकी की नीचे की सारी लेयर से ज़्यादा है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। और ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे सरफेस पे होने की वजह से इवापोरेट कर जाती है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में इन्होंने किया क्या है, जो 5 ml इन्होंने वाटर टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ है और उसको विंडो के यहाँ रखा है, फिर फैन के नीचे रखा है। ऐसा ही इन्होंने प्लेट में भी किया है, प्लेट में भी रखकर इन्होंने पानी भरकर विंडो के यहाँ रखा, फिर फैन के यहाँ रखा। फिर इन्होंने तीसरी बारी में क्या किया, फिर से प्लेट में रखकर इन्होंने कबर्ड में रख दिया और सेल्फ पे रख दिए क्लास के। तो इन सब एक्टिविटी में उन्होंने रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया, टाइम और दिन इन्होंने नोट किए कि इवापोरेशन यानी कि वो गैस में कितने दिन में, यानी कि उनका लेवल पानी का कितने दिन में ख़त्म हुआ। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी, उन्होंने ये सेम एक्टिविटी रेनी डेज में भी की। सो व्हाट डू यू इन्फर अबाउट इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड लिक्विड? तो हमको इफ़ेक्ट देखना है किस किस चीज़ का, टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का और विंड वेलोसिटी का इवापोरेशन पे। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज्ड विद, तो रेट ऑफ इवापोरेशन किस किस के साथ इंक्रीज हो रहा है? सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर वह बढ़ रहा है, सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वो बढ़ रहा है क्या, इवापोरेशन। टेम्परेचर बढ़ाने पे इवापोरेशन बढ़ रहा है, ओके। और विंड स्पीड बढ़ाने पर इवापोरेशन बढ़ रहा है। बस ह्यूमिडिटी डिक्रीज करने पर ही इवापोरेशन बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी इसका अपोजिट है। सो देखते हैं कैसे ये सारा हो रहा है। सरफेस एरिया बढ़ाने पर कैसे इवापोरेशन इंक्रीज हो रहा है। वी नो दैट इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, सरफेस फेनोमेना है। सरफेस की जो लेयर होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और वही गैस में कन्वर्ट होती है, तो इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, इट इज़ अ सरफेस एरिया इज इंक्रीज। तो अगर हम सरफेस एरिया को ही बढ़ा दें तो रेट ऑफ इवापोरेशन अपने आप बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, हम अपने कपड़ों को सुखाने के लिए उनको फैला कर डालते हैं, ऐसे गुच्छा बना कर नहीं डालते। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे इवापोरेशन कैसे बढ़ता है? विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। देखिए सरफेस पे भी जो पार्टिकल्स हैं उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम होने के लिए काइनेटिक एनर्जी तो चाहिए, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए, जिससे वो ज़्यादा फास्ट मूव कर पाएंगे और अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाएंगे। तो यह काइनेटिक एनर्जी हम जितनी जल्दी दे दें उतनी जल्दी वह उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेंगे। और यह कहाँ से आएगी? टेम्परेचर बढ़ाने से। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस की जो लेयर होगी उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी जल्दी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इवापोरेशन प्रोसेस बढ़ती है। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, पहले ह्यूमिडिटी को समझिए, ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में ऑलरेडी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट है उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। सो द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफाइनेड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो हमारी एटमॉस्फेयर की एयर है वो कुछ ही अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होल्ड कर सकती है। और जो हमारा एवापोरेट के बाद जो गैस जाएगी वो भी तो वाटर वेपर ही है, उसको भी तो होल्ड एटमॉस्फेयर को करना पड़ेगा। तो अगर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, यानी कि क्या, ऑलरेडी वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो जो हमारे कपड़ों में से या इवापोरेट होकर कहीं से भी जो लिक्विड वाटर वेपर जाएगी वो कहाँ होल्ड होगी? तो वो धीरे धीरे जा पाएगी ऊपर, क्योंकि जब पहले से जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है वो क्लियर होगी, उसके बाद ही तो जो हम नीचे से सप्लाई कर रहे हैं वाटर वेपर वो वहाँ पे एकोमोडेट हो पाएगी। सो इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर वहाँ पहले से ही अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑलरेडी हाई होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो इवापोरेशन की प्रोसेस धीमी हो जाएगी। अब हम देखते हैं विंड स्पीड कैसे इवापोरेशन को अफेक्ट करती है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे, जब हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। अब इसको भी आप ह्यूमिडिटी से रिलेट कर लीजिए, जैसे जैसे अगर हवा तेज़ चलेगी तो जो ह्यूमिडिटी है वो कम होगी एटमॉस्फेयर में। क्यों कम होगी? क्योंकि जो
पर्टिकुलर एरिया में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होगी वो हवा के साथ आगे चली जाएंगी, तो वहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगी और वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा वाटर वेपर को अकोमोडेट कर सकेगी। अब इसलिए जितनी ज़्यादा हवा, विंडी डे होगा, हवा वाला एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होगा। सो with the increase in wind speed the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding। ठीक है, ह्यूमिडिटी को कम कर देगा और ह्यूमिडिटी कम हो गई तो इवापोरेशन अपने आप बढ़ जाएगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन कूलिंग को कैसे करता है, इवापोरेशन ठंडक कैसे बनाता है, किसी भी जगह पर ठंडक के लिए कैसे कारगर है। सो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग। किसी भी ओपन वेसल में लिक्विड हमेशा इवापोरेट होता रहता है। ये हमने देख लिया, भले ही थोड़ा सा हो पर हमें पता है होता है, क्योंकि पानी का लेवल हमारे रूम में भी अगर गिलास में हम 2-3 दिन के लिए रखा छोड़ दें और बाद में आकर देखें तो वो भी सूख जाता है। इसी सूखने को इवापोरेशन बोल रहे हैं। सो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। सो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है, जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है वो कहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सराउंडिंग से। टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवापोरेशन, कौन सी एनर्जी को रीगेन करने के लिए, जो कि इवापोरेशन में लॉस्ट हो गई है। इवापोरेशन के दौरान जो एनर्जी खो गई है उस एनर्जी को पार्टिकल्स कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सराउंडिंग से। ओके, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। और इसी एब्जॉर्प्शन को, एनर्जी के एब्जॉर्प्शन को सराउंडिंग से करना सराउंडिंग को कूल बना देता है। What happens when you pour some acetone on your palm? The particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate, causing the palm to feel cool. जब आप अपने हाथ पर या हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं एसीटोन के आपकी हथेली पर, वो आपकी बॉडी से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके उड़ जाते हैं और आपका जो टेम्परेचर है हथेली का उसको कम कर देते हैं, जिससे आपको ठंडक का एहसास होता है। After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water help to cool the hot surface। जब गर्मियों में हम छत पर पानी डालते हैं और हमारी छत ठंडी हो जाती है, उसमें भी यही होता है कि जो पार्टिकल्स जब हम पानी उस पर छिड़कते हैं छत पर, तो वो वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, हीट एनर्जी छत से एब्जॉर्ब करके, और छत को ठंडा कर देते हैं। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन। क्या आपको कुछ और एग्जांपल पता है इवापोरेशन के? वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। समर में हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? देखिए, इसलिए पहनते हैं क्योंकि ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। हमारी शरीर में भी गर्मी बढ़ जाती है गर्मियों के टाइम पे, और उसी एनर्जी को लॉस करने के लिए हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, जो पसीना हमारी बॉडी से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर के रूप में उड़ जाता है और बॉडी को ठंडा रखता है। अगर हमने कॉटन का पहना होगा तो वो जल्दी पसीना को सूखेगा, और पसीने को सूखेगा तो एटमॉस्फेयर में इवापोरेशन जल्दी कराएगा, तो जैसे ही साइड सूखेगी तो वो और ज़्यादा पसीना सूखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसलिए हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं गर्मियों में। So we know that during evaporation the particle at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or the body surface and change into vapor। तो अब हमें पता चला, we know that during evaporation के दौरान बेसिकली होता क्या है, the particles of the surface के जो particles हैं of liquid gain energy from the surrounding, वो एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, सराउंडिंग से, और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वाटर वेपर, और कन्वर्ट किसमें हो जाते हैं, वाटर वेपर में। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। इसी वजह से हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवापोरेशन। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने आपको सारा समझा ही दिया है। सो अब हम ये देखते हैं, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आपने देखा होगा जब आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसके गिलास के साइड में छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये कहाँ से होती हैं उसको देखते हैं। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर
ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी। सो जो वाटर वेपर जो प्रेजेंट होती है, ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में होती है, यानी कि जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है एयर में, वो जैसे ही उस गिलास के कांटेक्ट में आती है, गिलास की सरफेस के कांटेक्ट में आती है, तो वह अपना टेम्परेचर लूज कर जाती है, अपना टेम्परेचर खो देती है और गैस से पानी की बूंद में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, हमें पता है टेम्परेचर जैसे ही कम होगा पार्टिकल्स का डिस्टेंस कम हो जाएगा तो आपस में आएंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसे हम वाटर ड्रॉपलेट की तरह देखते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप आपको इवेपोरेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। सारा का सारा खेल पार्टिकल्स के डिस्टेंस के ऊपर है, वही स्टेट ऑफ मैटर डिसाइड कर रहा है। ओके, सो इवेपोरेशन आप ऑलरेडी देख चुके। आई होप आपको समझ आ गया होगा इवेपोरेशन कम्प्लीटली। थैंक यू। आपको नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट आपको स्टडी करना है वो आप मुझे बताएं, और अगर आपको इसमें से कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया है वो आप कमेंट में बताएं, जिससे मैं आपको दोबारा से एलेबोरेट कर दूं किसी एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना कर।